प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान। तो विज्ञान का जो एग्ज़ाम पेपर आया था सितंबर 2023 में अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो उसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपके पास, रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो रबी की फसल जो होती है, गेहूं की फसल होती है, ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दियों में उगाई जाती है बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, खाली स्थान जो है जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो जीवाणु जनित रोग जो होते हैं बच्चों, हैजा भी है, टीबी भी है और टाइफाइड भी है। तो ये उपयुक्त सभी जो हैं, ये हमारे पास जीवाणु जनित रोग हैं बच्चों, ये सभी आ जाएगा। फिर उसके बाद है बच्चों, कमरे में लकड़ी जलाने पर कौन सी खतरनाक गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के लिए घातक होती है? तो वो होती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो व्यक्ति को मार भी सकती है। फिर उसके बाद है बच्चों, अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी बच्चों। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। फिर उसके बाद है, यीस्ट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग जो होता है बच्चों, अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं, शराब के उत्पादन में करते हैं। फिर छठा प्रश्न है, डैश ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ज्वलनशील नहीं है? तो वो है मेलामाइन है बच्चों, क्योंकि CNG भी जल जाती है, LPG भी जलती है, नेचुरल गैस भी जलती है। मेलामाइन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है बच्चों। फिर सातवां प्रश्न है आपके पास बच्चों, निम्न में से किसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसमें कोयला गैस जो होती है बच्चों, इसका उपयोग करते हैं उद्योगों में। फिर आठवां प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये सतपुड़ा है बच्चों। सतपुड़ा जो है भारत का पहला आरक्षित वन है, जंगल है। फिर 10वां प्रश्न है बच्चों, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक का निर्माण जो होता है वृषण में होता है बच्चों। कहाँ होता है? वृषण में होता है। फिर उसके बाद है आपके पास जो हमारे पास है 11वां प्रश्न, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस में प्राथमिक तत्व क्या हैं? तो जो हमारे पास LPG गैस है बच्चों, LPG गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जो इनमें प्राथमिक तत्व होते हैं, एक तो मीथेन होता है बच्चों। क्या होता है? मीथेन। तो इसमें है बच्चों आपके पास जो LPG गैस होती है उसमें प्रोपेन होता है प्राथमिक तत्व, और CNG गैस जो होती है उसमें मीथेन होता है। CNG गैस में मीथेन होता है, जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG है, इसमें प्रोपेन होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 11वां क्या कहता है, दो असंचरणीय रोगों के नाम लिखने हैं। दो ऐसे रोगों के नाम लिखने हैं जो एक दूसरे के साथ रहने से नहीं फैलते। तो ये असंचरणीय रोग, कोई भी दो रोग लिखने हैं। तो कौन कौन से दो रोग हो सकते हैं बच्चों असंचरणीय रोग? तो एक तो लिख दो आप मधुमेह। मधुमेह होता है, शुगर की बीमारी बोलते हैं जिसे। और दूसरा और भी कोई लिख सकते हो जो एक दूसरे से नहीं लगता। तो ये हाई BP यानी ब्लड प्रेशर, BP की बीमारी भी आप लिख सकते हो, BP हाई।
ठीक है, हाई बीपी हो जाता है ना किसी को, तो ये एक दूसरे से नहीं फैलते, ये असंचरणीय रोग हैं। फिर उसके बाद हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है बच्चों? तो हमारे देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। कितने हैं? 106। फिर है मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये सही है बच्चों, तो ये सत्य आ जाएगा सही। फिर है गेहूँ एक खरीफ फसल का उदाहरण है, तो गेहूँ जो है रबी फसल का उदाहरण होता है बच्चों, तो इसलिए ये गलत है। क्या है बच्चों? गलत। ठीक है, क्योंकि ये रबी फसल का उदाहरण होती है, लेकिन ये कह रहा है खरीफ का उदाहरण है, तो ये गलत है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला प्रश्न, मोमबत्ती की लौ के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये बनाते हैं, देखते हैं। तो आपको देखिए इस प्रश्न में आपको ये चित्र बनाना था, तो इस चित्र को आपने बनाना था। ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है, इसमें सबसे बाहर जो है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, ठीक है। फिर बीच में जो है आंशिक दहन वाला भाग है, मध्य भाग बोलते हैं, जिसे पीला होता है। और सबसे नीचे जो है ये बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक काला भाग होता है। तो ये सबसे गर्म होता है, सबसे उससे कम गर्म, सबसे कम गर्म। तो ये चित्र आपने बनाना था बच्चों, तो आपने बनाया होगा पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे आपका प्रश्न नंबर 17 है बच्चों। तो ये देखिए, अभ्रण्य किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपने लिखना था, अभ्रण्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए आपने इसके आंसर में क्या लिखना था, इसमें है, यहाँ से लिखना था आपने, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। फिर उसके बाद यह अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणी और जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूरी तरह निषिद्ध और दंडनीय अपराध है। यानी यहाँ पे हम जंतुओं का शिकार नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ये आपने आंसर लिखना था इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आपके पास है प्राणियों में अलैंगिक जनन की विधियाँ बतानी है हमने। तो यहाँ देखिए प्रश्न 6 है ये, अलैंगिक जनन क्या होता है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करें। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं, एक तो द्विखंडन है, एक मुकुलन होती है बच्चों, ठीक है। द्विखंडन विधि में एक जो अमीबा है वो 2 अमीबा में बंट जाता है। और मुकुलन होती है विधि, खंडन विधि भी होती है, एक खंडन विधि, ठीक है। तो बहुखंडन विधि भी इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, ये आपने लिखनी थी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 19वां प्रश्न है बच्चों, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन लिखिए, यानी जो परिवर्तन शरीर में होते हैं किशोर अवस्था में, वो सभी परिवर्तन आपने लिखने थे बच्चों। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो बच्चों आपके पास ये आंसर है, देखिए ये आपने आंसर लिखना था इसका कि यौवन आरंभ यानी किशोर अवस्था के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन। तो आपने ये परिवर्तन लिखने थे, जैसे लड़के और लड़कियों के शरीर अलग अलग बदलाव होते हैं। जैसे लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई अचानक बढ़ जाती है और 17 से 18 वर्ष की आयु में अधिक ऊंचाई हो जाती है। और लड़कों की आवाज़ कर्कश और लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है। फिर है लड़कों के कंधे चौड़े और मांसपेशियां अधिक प्रमुखता से बढ़ती हैं और लड़कियों में कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग हिस्सों में बाल आ जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये चेहरे पर उनके फुंसियाँ और मुहासे आ जाते हैं और इनमें माध्यमिक यौन वर्गों के में परिवर्तन आ जाते हैं
और लड़के और लड़कियां प्रजनन करने में सक्षम हो जाती हैं। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है और हार्मोन बनने लगते हैं बच्चों। तो ये सभी परिवर्तन होते हैं लड़के और लड़कियों में। ये आपने लिखना था इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन उन्मूलन रोकने के उपाय लिखिए। यानी वनों को हम कैसे बचा सकते हैं उसके हमने उपाय लिखने हैं बच्चों। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो आप इसके उत्तर में ये प्रश्न लिख सकते हैं, ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा हम पर्यावरण को या वनों को बचा सकते हैं। एक तो है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, सड़कों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, दूसरों को पेड़ काटने से रोकें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। फिर है पौधों को नियमित रूप से पानी दें, उनकी उचित देखभाल करें। फिर है पेड़, ऊर्जा और पानी को बचाने के लिए प्रयास करें। कागज़ का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करें और पेड़ पौधों की कटाई कम से कम करें। तो हम इस तरह से वनों को बचा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है बच्चों, एंटीबायोटिक क्या हैं या इन्हें प्रतिजैविक भी बोलते हैं। प्रतिजैविक क्या हैं, प्रतिजैविक लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपका अगला प्रश्न आया हुआ है पेपर में। तो ये है प्रतिजैविक वे दवाइयाँ हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारते हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। ये विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को विकसित करके निर्मित होते हैं और इनका उपयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक होती हैं बच्चों, इनको हमने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि अधिक अगर हम ऐसे ही अधिक दवाई लेते हैं ये प्रतिजैविक दवाइयाँ, तो कुछ समय के बाद वो असर करना बंद कर देती हैं। इसलिए ये, क्योंकि ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को मार सकती हैं, तो इसलिए सर्दी और फ्लू से बचने में हम एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करते। तो इसलिए जब भी हमें इनको लेनी होती है तो डॉक्टर की सलाह से ही हमें इसे लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये प्रश्न था इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर में क्या आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास आया था 22वां प्रश्न बच्चों, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। यानी पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए प्रश्न बच्चों ये है कि पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसका उत्तर आपने ये लिखना था कि पेट्रोलियम जो है जलीय पौधों, जंतुओं के समुद्र तल के नीचे दबने से बनता है। तो जो समुद्री जानवर थे, पौधे थे, हजारों साल पहले मर गए और समुद्र के तल में वो बस गए। तो अवायवीय परिस्थितियों और सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देते थे और उच्च दबाव और गर्मी के कारण पौधे और जानवरों के मृत अवशेष धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। यानी कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण ऐसे ही हुआ है बच्चों। तो आपने ये आंसर लिखना था इसका। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। आगे आपके पास पेपर में जो प्रश्न आया हुआ था, लास्ट प्रश्न था ये 23वां प्रश्न था। उसमें खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। यानी खाद और उर्वरक में अंतर लिखना था। तो इसके खाद और उर्वरक में अंतर जो है, उर्वरक जो है अकार्बनिक पदार्थ होता है और खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, जो गोबर से या मानव अपशिष्ट से या पौधों के अवशेषों से बनता है। फिर है जो उर्वरक है वो कारखानों में बनता है बच्चों, और जो खाद है वह खेतों में तैयार की जाती है। उर्वरक जो होता है मिट्टी को कोई भी ह्यूमस नहीं देता, जबकि खाद जो है उसमें ह्यूमस होता है। उर्वरक जो होता है पौधों में केवल या तो नाइट्रोजन ही देंगे या फास्फोरस या पोटाशियम ही देते हैं,
लेकिन जो खाद होते हैं पौधों के सभी पोषक तत्व उनको देते हैं बच्चों ये। ठीक है, तो इस पेपर में ये प्रश्न आए थे बच्चों, सभी प्रश्न मैंने करा दिए हैं बच्चों। तो बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इसे भेजें। धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।